मेरे फेसबुक के सभी साथियों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। लीजिए, एक बार फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। आपने पढ़ा होगा 2 तारीख की मेरी फेसबुक की पोस्ट पर कि मैंने अपनी आने वाली कविता चेतना जीवन एवं समाज की 4 लाइनें उस पोस्ट पर डाल के आपको यह आगाह किया था। तो देखिए, मेरी यह आने वाली कविता है ताकि आपके मस्तिष्क में, आपके मन में एक उत्सुकता बनी रहे कि चलो भाई, ये अगला नया क्या लेके आ रहा है। तो अब चूँकि आज के दिन ये कविता ने अपना स्वरूप ले लिया है, तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि मैं इस कविता को शब्दों और विचारों के माध्यम से आपके साथ में साझा करूं। इससे पहले कि कविता की तरफ चलूं, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने सुपुत्र श्री नीरज सपल्याल का, के जिनके माध्यम से मैं ये वीडियो एक बड़े कैनवास पे आपको उपलब्ध करा पा रहा हूँ। और उसके बाद मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा देहरादून में स्थित हमारी बहन उषा किरण थपलियाल जी को, चूँकि आज 9 सितंबर है, तो आज के दिन उनका जन्मदिन है। तो भली आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके इस जन्मदिन पे आपको तोहफे के रूप में मैं अपनी ये कविता सप्रेम समर्पित कर रहा हूँ। तो क्षमा कीजिए, प्रारंभ करते हैं अपनी कविता कि चेतना क्या है, क्या ये सब में है? चेतना माने जो तन को चेताए वो चेतना। प्राणी का चलना, उसका सोचना एवं दैनिक कार्यों को संपन्न करने का आधार है चेतना। सब कुछ खत्म हो जाता है उस प्राणी का जब समाप्त हो जाती है उसकी चेतना। ये वो आंतरिक अनुभूति है जो जड़ता एवं चेतना को एक दूसरे से विभाजित करती है। ये मस्तिष्क से निकलने वाली वो ऊर्जा है जो एक जीवन को परिभाषित करती है। कहते हैं ना कि जब तक सांस है तब तक आस है। यही सांस वो चेतना का एक रूप है जो कि प्राणी के लिए सबसे खास है। कहते हैं कि मनुष्य की चेतना जानवरों से उत्कृष्ट होती है, लेकिन गलत कार्यों में लिप्त इंसान चेतना को आंशिक रूप से खोता है, फिर उसकी पहचान जानवरों से भी निकृष्ट हो जाती है। जब एक मनुष्य बीमारी के दौरान कोमा में जाता है तो वो जिंदा तो रहता है, लेकिन संज्ञा शून्य हो जाता है। उसकी जिंदगी सिर्फ सांसों पे अटकी रहती है और वो बिना मरे ही मृतक के समान हो जाता है। चेतना लगातार चिंतन पर निर्भर करती है। पंछी, उड़ने वाला पंछी चेतना तो रखता है लेकिन चिंतन नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पे तोता मनुष्य के बोले शब्द सिर्फ रट तो सकता है, लेकिन चिंतन करके उसको और अच्छे रूप में प्रकाशित नहीं कर सकता। साधु संतों की चेतना ब्रह्म के समान होती है, जो कि चारों पहर कल्याण का ही सोचती है। लेकिन कुछ भटके हुए स्वयंभू साधु एवं संत लोग अपना अहित तो करते हैं और समाज में पूरे साधु जगत का नाम खराब करने का जरिया बनते हैं। हम जब भी प्रकृति से जुड़े किसी भी तत्व को अवरोधित करते हैं या समाप्त करने की सोचते हैं, तो अत्यधिक जंगल व पेड़ नष्ट करने से अथवा पानी को दूषित करने से या फिर वातावरण में हवा के अनुपात को अवरोधित करने से हमको चेतना अपना नया रूप दिखाती है। कैसे? नदी की चेतना को छेड़ने पर भयंकर बाढ़ का परिणाम सामने आता है एवं भूस्खलन करने की वजह से भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ता है। एक देश की चेतना महापुरुषों की तरह अमर रहती है और अपने कार्यों के द्वारा सभी के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है। राष्ट्रों की चेतना उसके महापुरुषों के द्वारा किए जाने वाले महान कार्यों से जानी जाती है। और जब जब देश और समाज भटकता है तो फिर वही चेतना एक समझदार महापुरुष नागरिक के रूप में सामने आके अपना फर्ज निभाती है। एक हंसते खेलते राष्ट्र की चेतना तब मर जाती है जब उसके निम्न वर्ग के नागरिकों पर अत्याचार होता है।
महिलाओं एवं बच्चियों पर अत्याचार होता है, निर्दोष लोगों को सज़ा सुनाई जाती है, राजनीतिक उल्लू सीधा किया जाता है, होनहार एवं प्रतिभावान छात्रों को सम्मान नहीं मिलता है एवं शहीद जवानों के परिवारों की अनदेखी की जाती है। और इस चेतना के खत्म होने के साथ साथ वो राष्ट्र के विकास में एक बाधा बनने का कार्य करती है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी सबसे बड़ी चेतना है। सरहदों पर हमारे जवान हमारी चेतना है। हमारे देश में अन्न उगाने वाले हमारे किसान, हमारे अन्नदाता हमारी चेतना है। और इन सबसे ऊपर हमारी मातृभूमि हमारी चेतना है। इन चेतनाओं को हमें सुरक्षित रख के उसकी हमेशा देखभाल करनी होगी। अगर न कर सके तो एक राष्ट्र के रूप में ये हमारी सबसे बड़ी वेदना होगी। अगर हमें राष्ट्रीय चेतना को सतत जीवित रखना है तो व्यक्तिगत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक निरंतर ज्ञान वृद्धि एवं सहिष्णुता की मनोवृत्ति के द्वारा अपनी आंतरिक अनुभूति की लौ को सदैव जलाए रखना होगा और अपने अंदर की ऊर्जा को निरंतर बढ़ाते रहना होगा। तभी हमारी चेतना मानव समाज एवं राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दे सकती है। चेतना भी कई प्रकार की होती है, जैसे सामाजिक चेतना, पारिवारिक चेतना, व्यावहारिक चेतना, आर्थिक चेतना एवं राजनीतिक चेतना इत्यादि इत्यादि। ये सभी चेतनाएं हमें विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देती हैं और कभी कभी देश काल परिस्थिति के वशीभूत होकर ये चेतनाएं तुरंत अपना स्वरूप बदलने लगती हैं। अंत में, कविता के अंत में इतना ही कहूँगा, चेतना को जागृत रखिए तो वेदना खत्म हो जाएगी। चेतना को जागृत रखिए तो वेदना खत्म हो जाएगी। संवेदना की परवाह करते रहिए तो मुश्किल खत्म होगी। चेतना को जागृत रखिए तो वेदना खत्म हो जाएगी। संवेदना की परवाह करते रहिए तो मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। तो आइए प्रण लें कि हम अपनी चेतना को इस तरह जागृत रखें कि हमारे राष्ट्र की चेतना जीवित रहे। मित्रों, मैंने इस कविता में कोई भी भाव ऐसे नहीं थे जो मैंने अपने धार्मिक भाव के लिए लिखे हों या धार्मिक चेतना के हिसाब से इस कविता को बनाया हो, क्योंकि फिर वो बहुत ऊपर की बात हो जाती है। ये तो मैंने जस्ट खाली देश काल परिस्थिति प्रकृति के हिसाब से हमारी चेतना कैसे देश की चेतना को प्रभावित करती है उससे जोड़ने की कोशिश करी है। आशा है आपको ये कविता या विचार अच्छे लगे होंगे। अपना आशय मेरे को ज़रूर उस पोस्ट पे अपने विचार देकर बताइएगा और प्रोत्साहित करते रहिए ताकि मैं भविष्य में आने वाले समय में आपको अपने अच्छी अच्छी कविताओं के विचारों से आपको प्रभावित कर सकूं और अपने विचार आप लोगों के सामने रह सकूं। आपने बड़े ध्यान से मेरी इस कविता को सुना, धैर्य रखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। इसी शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत प्रणाम। जय भारत, वंदे मातरम।